इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। एनसीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, सीदरलिंग माइक्रो लाइट विमानों में उड़ान, पैरासेलिंग का साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रधानमंत्री की ओर से मेडल और बेटन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज को फैसला सुनाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में लोगों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सरदार जसवीर भाटी ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। सरदार जसवीर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार ने एमएसपी दर्ज केस वापसी को लेकर वादाखिलाफी की। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन करेंगे। जसवीर भाटी ने बताया कि जो भी किसान संगठन राजनीतिक करेगा वे संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा नहीं रहेगा। रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती की महापंचायत हुई, जिसमें खेती बचाओ के बैनर तले किसानों की बातचीत हुई। महापंचायत में खाद को लेकर किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को भी जल्द खोलने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन खेती की महापंचायत में चेतावनी देते हुए अगर जल्द स्कूल नहीं खोले गए तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। इस साल देश भर में गेहूं उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी में ठंड की अनुकूलता बनने से फसल की पैदावार अच्छी है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इस बार करीब 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.86 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। 573 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,739 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत और 42,653 मरीज हुए रिकवर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,969 नए मामले सामने आए और 21 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील भी कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 35,756 नए मामले सामने आए और 79 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के 14,781 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 17,467 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 21 लोगों की कोरोना से जान गई है। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू बाजारों के लिए ऑड इवन नियम खत्म करने का निर्णय लिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामले और कम होते संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसले लिए गए। दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट 50% सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 4,291 मामले आए। साथ ही कोरोना के 34 मरीजों की जान चली गई। राज्य में संक्रमण दर 9.56% पहुंच चुकी है। गुजरात में कोरोना वायरस के 14,781 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,28,192 पहुंच चुकी है।
असम में कोरोना वायरस संक्रमण के 1951 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोविड से 21 लोगों की जान गई है। हरियाणा में कोरोना के बीच दुकानें खोलने का वक्त बढ़ गया है। पहले शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश था, लेकिन अब शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने के लिए कहा गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और नियमों में अभी कोई ढील नहीं है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,770 नए केस हैं और 18 मरीजों की मौत। एक दिन में 9,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 1,671 नए मामले सामने आए हैं। 3,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 10,000 के पार हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 504 नए संक्रमित और 11,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी है मात और एक संक्रमित की मौत हुई है। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए कोरोना के केस आए हैं। 171 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1152 है। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मामले सामने आए हैं। 202 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार है। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 493 नए मामले सामने आए हैं। 604 रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 122 नए मामले सामने आए। 115 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 1000 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 307 नए मामले सामने आए। 447 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 1426 के पार है। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 111 नए मामले सामने आए। 531 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 2000 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 256 नए मामले सामने आए। 536 मरीज रिकवर हुए और 3 संक्रमितों की मौत हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से बाजार और शॉपिंग मॉल खोलने के वक्त में 1 घंटा बढ़ाने के बाद भी व्यापारी संगठन असंतुष्ट है। सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस को चलते अब तक 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन अब व्यापारी संगठन पिछले काफी दिनों से दुकानों को 8 बजे तक खोलने की मांग कर रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर हुई दिल्ली में बैठक। गैस बॉटलिंग प्लांट को शिफ्ट करने को लेकर हुई चर्चा। हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हिसार एयरपोर्ट पर फ्लाइट शुरू होने की तारीख पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, अक्टूबर 2022 तक हिसार रनवे का विस्तार हो जाएगा और अभी वहां उस तरह की सुविधाएं नहीं थी जो रेगुलर फ्लाइट चल सके। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव को लेकर भी बोले दुष्यंत सिंह चौटाला। अमित शाह की जाट नेताओं के साथ हुई बैठक बीजेपी का अंदरूनी मामला है। गठबंधन में बीजेपी के साथ होने के चलते जहां बुलाया जाएगा दोनों प्रदेशों में जाएंगे। हरियाणा के विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहाखेड़ा, खनोरा, भोड़ी, बस्ती और डुल्टा आदि गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गांव धनोरा, लोहाखेड़ा, भोड़ी में नहरी आधारित स्वतंत्र जलघर तथा गांव डुल्ट में बोस्ती में नहरी आधारित जलघर के संवर्धन एवं मरम्मत के कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि लोहाखेड़ा, खनोरा, भोड़ी, बोस्ती तथा डोल्ट में स्वतंत्र जलघर की आधारशिला रखी गई है। गांवों में जलघरों के निर्माण पर 957.1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्माण पर 957.1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी और इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। भाटिया कॉलोनी के सी ब्लॉक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विकास कार्यों की सौगात दी। करीब 54 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाटिया कॉलोनी सी ब्लॉक में पहले
ना तो पीने के पानी की लाइन थी और ना ही सीवर की लाइन थी। उन्होंने बताया कि यहां पानी और सीवर की लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और अब इस ब्लॉक की सड़कों को आरएमसी से बनवाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों से कहा कि वो स्वयं 2014 से पहले और 2014 के बाद के कार्य को आकलन करके देख लें। खुद ही पता चल जाएगा कि भाजपा सरकार से पहले बल्लभगढ़ की तस्वीर कैसी थी। गांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने पार्क एलाइट प्रीमियम सोसाइटी में लाखों की लागत से बनने वाले फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया। विधायक राजेश नागर ने कहा कि खेल की भावना से खेलना चाहिए। सोसाइटी के बच्चों ने भी अपनी कलाकृतियां विधायक के सामने प्रस्तुत की। हरियाणा में जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ऐसे बच्चों को अब स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत दाखिला दिया जाएगा। दाखिला देने के बाद आईटीआई की तर्ज पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भिवानी में ऐसे फिलहाल ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस और हेल्थ केयर सीख सकेंगे। कोर्स करने के बाद ये बच्चे खुद का काम कर सकेंगे। परियोजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना है। हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद अब ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेगी जो किसी भी कारण वंश स्कूल छोड़ चुके थे। बच्चों के लिए विशेष तौर पर सर्वे कराया जाएगा। जिनके गांव में ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, अब उन गांव में शिक्षा परियोजनाओं ने स्कूल खोल दिए हैं। भिवानी जिले में ऐसे 6 स्कूल खुल पाएंगे। हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की और इस पोर्टल पर पंचायती राज द्वारा ग्रामीणों से सुझाव मांगकर विकास के काम करवाए जाएंगे। ग्राम दर्शन पोर्टल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग और सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। ग्रामीण अंचल के निवासी सरकार को विकास कार्यों संबंधित मांगों को और सुझावों को सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन मार्गदर्शन ग्राम दर्शन हरियाणा gov.in पोर्टल शुरू किया है। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनने और जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और सफाई कर्मचारियों के मान और सम्मान को भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया था। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर ने मनाया काला दिवस, जहां सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर मिनी सचिवालय के सामने काले वस्त्र धारण कर एकत्रित हुई और सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मिनी सचिवालय के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया और 5 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान भी किया। सोनीपत में 134 ए को लेकर हुआ नया बवाल। मॉडल टाउन सोनीपत में गुस्साए अभिभावकों ने निजी स्कूल वैन रोककर हंगामा किया और स्कूल वैन के टायरों की हवा भी निकाल दी। अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ में काफी देर तक तनातनी। छात्र अभिभावक संघ ने ली जिम्मेदारी। 134 ए के तहत लगातार अभिभावक कर रहे हैं प्रदर्शन। एक 134 ए के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से लगातार अभिभावक के एडमिशन को लेकर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं एडमिशन को लेकर अभिभावक परेशान भी नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि गोहाना एसडीएम समेत विभाग के 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रशासन की तरफ से लागू की गई नीति को ही स्कूल संचालक लागू नहीं होने दे रहे हैं। करनाल में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने स्पा सेंटर में रेड डाली है। पिछले लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा। स्पा सेंटर से कंडोम, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल सभी हिरासत में ले लिए गए हैं। युवक युवतियों को मेडिकल के लिए रेफर किया जाएगा। नूंह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरियाणा और राजस्थान वांछित बदमाश वसीम उर्फ चट्टू को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। सुधीर तनेजा डीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नूंह वरण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस की एक विशेष अभियान अवैध हथियार धारकों की धरपकड़ के संबंध में चलाया जाएगा। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते दिल्ली पार्लर नहर में गिरी स्कॉर्पियो गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 5 युवक सुरक्षित हैं, एक युवक गाड़ी सहित लापता है। बताया जा रहा था कि जिंद के गांव अलवेवा खांडा से स्कॉर्पियो में सवार होकर 5 लोग यूपी के मुरादनगर जा रहे थे। जब ये गांव सिवा के पास नहर पुल पर पहुंचे तो वहां बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट इलाके 2 में एक पेंट की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारियों की 3 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। बल्लभगढ़ के मुझेड़ी गांव में एक 30 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि मृतक किसी दुश्मनी में शामिल नहीं था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री खूब हो रही है। चाइनीज मांझा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। हांसी में 12 साल का बच्चा गली में खेल रहा था, तभी चाइनीज मांझा उसके पांव से लिपट गया और टांग कट गई और उसकी नसें भी उससे कट गई। पानीपत के शाहपुर गांव के पास हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो की बस ओवरटेक होकर टक्कर लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रोहतक की टिटोली चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर पंचायती राज में जई और उसके 2 साथियों के साथ जमकर मारपीट और 80,000 रुपए छीनने की घटना सामने आई। कार सवार 5 आरोपियों ने मेन गेट रोड पर करीब आधा घंटे तक तीनों युवकों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। फतेहाबाद के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां घर में बैठकर एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीनी और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में ठंड ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2013 के बाद इस साल दिल्ली में इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी, इससे पहले बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा था। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इस दौरान प्रदेश में 417 सड़कें और 253 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो पड़े हैं। शेयर मार्केट में बीते कई दिनों से बिकवाली जारी है। वहीं फेडरल रिजर्व बैंक के संकेत के बाद बाजार खुलते ही हाहाकार मच गया है। जैसे ही ट्रेड के लिए सेशन ओपन हुआ, सेंसेक्स
1000 अंक नीचे आ गया और सेंसेक्स टूटा हुआ 581 पॉइंट पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 कंपनियों का इंडेक्स कारोबार बंद होने पर 581.21 अंक यानी करीब 1% गिरकर 57,276.94 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 सूचकांक पर भी यही रुका दिखाई दिया। 161.80 अंक यानी 0.97% गिरकर 17,110.15 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी में सुबह से ही सेंसेक्स की तर्ज पर 1.5% से ज्यादा गिरावट देखी गई। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किए। छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे से खान सर समेत सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की। 1.2 लाख करोड़ रुपए की देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल बड़ा बदलाव हुआ है। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई है और टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। सरकार ने एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप को सौंपा है और इसी के साथ एयर इंडिया के रंग ढंग में बदलाव होंगे। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों का स्वागत एक नए अंदाज में किया जाएगा। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया। वर्ष 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से इस एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।